कर्नाटक चुनाव में बीजेपी चाहे सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन सत्ता कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन बनाने जा रहा है। जेडीएस के नेता कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह ने एक अलग राजनीतिक परिदृश्य उजागर किया, क्योंकि यह परिदृश्य एक आने वाले समय के महागठबंधन को दर्शा रहा है, जो 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। शपथ ग्रहण में बीजेपी के सभी विरोधी मायावती, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, शरद यादव जैसे बड़े नेता नजर आए और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपस में विरोधी रहे नेता भी मोदी को हराने के लिए गठबंधन के तहत आने को तैयार दिख रहे हैं। कर्नाटक चुनाव परिणाम और उसके बाद सरकार बनाने को लेकर चली रस्साकसी ने विपक्ष को एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ गोलमंदी का मौका दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस गोलबंदी को और मजबूत करना चाहते हैं। भारतीय राजनीति में इस तरह बनने वाले तमाम गठबंधनों के कई उदाहरण हैं। एक समय में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी ऐसा ही महागठबंधन लामबंद हुआ था। देश के तमाम विपक्षी दल इस समय फांसीवाद से लेकर सांप्रदायिकता से लड़ने की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे पर सभी दलों में आपसी सहमति भी दिखाई दे रही है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह एक तरह से विपक्ष के महागठबंधन का लॉन्चिंग पैड की तरह दिखा, लेकिन महागठबंधन के साथ ही कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या विपक्ष के तामबदल राहुल गांधी को अपना नेतृत्व सौंप पाएंगे और क्या 2019 में बीजेपी का विजय रथ महागठबंधन बिना भंग हुए रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए आपने कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की। लेकिन तस्वीर केवल मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की नहीं है, यहां तस्वीर दूसरी है। यहां तस्वीर दिखाई दे रही है विपक्षी एकता की। 2019 में जो नरेंद्र मोदी को घेरने की एक कवायद की जा रही है, और ऐसे में दिखता है कि जनता दल एस और कांग्रेस का गठबंधन 2019 लोकसभा चुनाव तक तो टिका ही रहेगा, इसमें कहीं को संदेह नहीं होना चाहिए। बाद में क्या होगा, ये 19 के रिजल्ट पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। एक ऐसे अवसर पर सरकार कुमारस्वामी की बनी, जब एक तरफ कर्नाटक में सरकार बनी है कुमारस्वामी की और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 4 साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष में एक नई जान दिखाई दे रही है। वजह साफ है कि दो चेहरे ऐसे भी आपको मंच में दिखाई दे रहे होंगे, मायावती और अखिलेश यादव। दोनों को काफी लोगों ने बधाइयां दी। पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए लोकसभा के बाई इलेक्शन, उसमें दोनों ने अपनी तरीके से अपने मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग के जरिए बाई इलेक्शन में जो जीत हासिल की, उसकी वजह से उन्हें बधाई दी जा रही है। तो एक सिंबॉलिक दिखाई दे रहा है कि अगर एक दूसरे के स्वार्थ को छोड़ा जाए, लड़ाई झगड़े छोड़े जाए हैं, हम आपसे में मैं बड़ा मैं छोटा, अगर ये सब चीजें हम छोड़ें तो 19 में हम सामने मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। खैर चलिए, क्या होगा ये हम चर्चा करेंगे। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए, बनना ही था किसी एक को। ये कर्नाटक के बाहर कोई मायने नहीं रखती है। ये बात मायने सिर्फ ये बात रखती है कि 2019 की जो विपक्ष एकता की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या वास्तव में ये बनी रहेगी, टिकी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब मेरे साथ हैं इस वक्त, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी सुशील अशोका साहब हमारे साथ हैं। धर्मवीर चंदेल जी हमारे साथ हैं, पत्रकार, और सोमानी जी हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, बड़े दिग्गज एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक ध्यान है कि ऐसी जो तस्वीर कई नेता एक साथ दिखाई दे रहे हो, वक्त जब देवीलाल, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे दूसरे लोग, एक बड़ा मंच दिल्ली में उस वक्त दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ जिस वक्त कवायद की जा रही थी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनकर के निकले थे, वो एक बड़ा एक मंच दिख रहा था कि जिसमें अलायंस भी हुए थे।
वैसी तस्वीर कुछ उसके आसपास की दिखाई दे रही है। लेकिन 2019 को साधने के लिए क्या ये कोई बड़प्पन दिखा पाएंगे कि अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके जैसे मंच पे एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, वो तब तक ये मेंटेन रखेंगे सारा ये टेम्पो जो बन रहा है उसको? देखिए योगेन जी, भारत की आजाद राजनीति का इतिहास बड़ा रोचक है। बिगनिंग में जब, क्योंकि जैसे प्रदेश थे और जैसे संघीय हमारा शासन है, उसमें कांग्रेस का एक छत्र साम्राज्य था, आधिपत्य था, और उसमें जो रीजनल पार्टीज थी या नेशनल पार्टीज भी रीजनल हितों को देखने के लिए कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बनने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो जब लोहिया थे और मधुलिमे थे और जॉर्ज फर्नांडिस थे और सीपीआई सीपीएम के नेता लोग थे, उन लोगों ने कांग्रेस की इस आधिपत्य को चुनौती देने का सिलसिला विभिन्न राज्यों में प्रारंभ किया और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। लेकिन वो एक ऐसा अनारकी वाला सीन बना कि 67-68 तक तो सारा सब कुछ सीन ऐसा बना कि राज्यों में निश्चित रूप से विपक्षी दलों की गठबंधनों की सरकारें बनी और कांग्रेस उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी की होनी चाहिए थी। लेकिन फिर एक बार एक करिश्मेटिक कैरेक्टर के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी का उभार होता है और एक छत्र फिर से एक शासन प्रारंभ होता है और उस शासन प्रारंभ होने के साथ ही डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के दृश्य फिर सामने आने लगते हैं धीरे धीरे और आपातकाल जैसा दृश्य भी सामने आता है। लेकिन आपातकाल के बाद में एक जो खास बात रही तो मिसेस गांधी के वक्त में भी जैसे ही आपातकाल का सिलसिला समाप्त किया और डेमोक्रेसी के प्रति जो एक लगाव पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त के डिक्टेटोरियल शासन का भी और साथ साथ में हिंदुस्तान के विभिन्न दलों का भी, तो लोगों ने जैसा मैंडेट दिया और मैसेज दिया वो देखने काबिल रहा है। यही सिलसिला लगातार चलता रहा है। अब इसको अगर हम आगे आकर के जोड़ते हैं यूपीए 1, यूपीए 2 और फिर एनडीए और एनडीए के वर्तमान शासन को लेकर के, तो वही बात समझ में आती है कि यूपीए 1 में जहां सारे दलों ने एक खास किस्म के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से अपने आप को परफेक्टली रखा और बाद में जब वैचारिक मतभेद हुए तो टूटा और उसका नतीजा हुआ कि एनडीए की सरकार बनी और फिर उसके बाद में फिर ये बनी, ये ठीक है। लेकिन अब जो सारा दृश्य बन रहा है वो एक अलग किस्म का दृश्य है। वो मैं उस दृश्य की तुलना करता हूँ सन 71, 72, 73, 74 से। वैसी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज अब इस शासन में देखने को मिल रही है जो मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में पूरे मुल्क में सारे जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उन पर आक्रमण हो रहा है। उनके कई सारे उदाहरण हैं और एक ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि एक छत्र साम्राज्य जैसे भाजपा का पूरे मुल्क में बन गया है, जबकि हकीकत के चिट्ठे बहुत अलग किस्म के हैं। ऐसी स्थिति में जो विनम्रता और जो एक खास एक मेरा कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था सन 1980 में, वो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अटल जी या अडवाणी जी के नेतृत्व के बिल्कुल विपरीत एक ऐसे नेतृत्व के पास में है जो बड़ा डिक्टेटोरियल तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में लोगों को समझ में आने लगा है। उसका पहला जो टेस्ट होना था वो होना था कर्नाटक में। कर्नाटक में बड़ा साफ साफ मैंडेट मिलना चाहिए था जो कि कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो कांग्रेस इस तरह का ऐसा दृश्य बना रही थी, लेकिन लोगों ने उस तरीके से नहीं दिया और लोगों ने बांट करके दिया। तो उसमें जो प्रतिशत आता है, जो जुड़ाव आता है जेडीएस और कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी कहीं आसपास में ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद 19% से स्टार्ट हुई थी। और जो अनुशासन वाली पार्टी है उसमें येदियुरप्पा जैसे लोग या श्रीरामा लालू जैसे लोग जिन्होंने अलग से पार्टी बना लिया, जो जनता पक्ष पार्टी बनाई येदियुरप्पा ने और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा सौंप दिया। तो एक अलग तरह की जो चाल और चरित्र वाली जो बात थी, एक बदले हुए चेहरे वाली बात थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया और अब चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ अमित शाह या इसमें नजर आता है मोदी जी में। तो वो ऐसी स्थिति में सहज रूप से जितनी भी प्रांतीय शक्तियां हैं, प्रांतीय पार्टियां हैं, वो पार्टियां एकजुट होने के लिए इकट्ठी हो रही हैं। नेशनल पार्टी जो अपने आप में पीछे है। सवाल सिर्फ यह है कि एक लंबे समय तक रुक पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी। योगेन जी देखिए, यह सवाल हर बार उठा है। जब मिसेस गांधी का शासन था तब भी ये सवाल उठा था कि क्या जनता पार्टी का ये एक साथ उठ पाएगा जी, और सचमुच में नहीं उठ पाया। 2.5 साल के अंदर वापस। तो आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक अलायंस बन सकता है? नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए तो बन गया। मुझे तकलीफ इसमें से इतनी सी है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक दल के रूप में जो बिल्कुल चाल चरित्र और चेहरे के रूप में अलग से विकल्प बनना चाह रही थी, वो
जाल में फंस गई अमित शाह और नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो है जिसका जन्म अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के नेतृत्व में सन 1980 में हुआ था, जिसे पूरे हिंदुस्तान ने स्वीकार किया था। आज उसमें वही तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी को नहीं, ये तो अमित शाह नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कवायद की जा रही है, मान सकते हैं। चलिए, विकास सोमानी इस बात का जवाब देंगे, मैं इनके पास में आना चाहूंगा। विकास जी, ओम जी को अभी आपने सुना और ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है ये साफ कह रही है। अभी मैं कुछ देर पहले कुछ लोगों को सुन रहा था, उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी को कोई अहंकारी बता रहे थे, कोई कह रहे थे कि बीजेपी जो अपने वादे जो किए थे, कुछ ऐसी चीजें। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये ऐसे वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ हो रही है जब 2 दिन बाद ही वक्त होगा नरेंद्र मोदी जी के 4 साल पूरे करने का, 26 मई 2018 को। तो एक ये इस तरह का अवसर है कि घेरने की तैयारी पूरे देश भर में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनको एक मंच पे लाने की। तो दोनों तरफ से निश्चित रूप से सियासी रंग तो चढ़ेगा इसमें, लेकिन जो ये अलायंस बन रहा है बीजेपी के खिलाफ नहीं बन रहा है, ये बन रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ, जैसे ओम जी कह रहे हैं। योगेंद्र जी, ओम जी सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार है और अपने तजुर्बे को बहुत अच्छे शब्दों में बयां किया इन्होंने। पर एक बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या झूठ जिस तरह की बातें आ रही है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की पार्टी है, तो मैं इसको ये कहना चाहूंगा ये पूरी तरह से गलत है, निरर्थक है, इसका कोई आधार नहीं है। जिस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रदेश में रही बात गठजोड़ की या संगठन के विरोध में, आप यूपी ले लें, चाहे सपा हो बसपा हो, चाहे कर्नाटक में जेडीएस, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आने के प्रयास की माननीय अटल जी प्रधानमंत्री जी के समय, तो उन्होंने सरकार में आने के लिए गठबंधन करना पड़ा। 1980 की जो पार्टी थी वो धीरे धीरे अपने चरम पे थी। आज पार्टियां गठबंधन इसलिए कर रही हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है इनको कैसे रोका जाए। आप स्थिति का दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जिस प्रकार से जनादेश भारत में आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसके पीछे माननीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का पूरा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि साहब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 19 दौरे गुजरात के किए, 20 दौरे कर्नाटक के किए। अरे भाई, आम जनता के बीच जाने वाले प्रधानमंत्री जी निरंतर दौरों पे जा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और उनमें आप इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो इमरजेंसी की बात थी कांग्रेस में, जब 1975 में 1978 की जो बात थी, जहां रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए माननीय इंदिरा गांधी जी का निरस्त कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, इस तरह के अड़चनों में वो जो संवैधानिक ढांचे की जहां आप बात कर रहे हैं, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी विभाग पे किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं और सरकार जिस प्रकार से जनादेश को लेकर आगे बढ़ रही है। चाहूंगा आपसे यहाँ पे, आपने जिक्र किया मिसेस गांधी का, इंदिरा गांधी जी का जो जिक्र किया आपने, वही जिक्र आज अगर हम देखें ये लोग बयान नहीं कर सकते क्योंकि अब कांग्रेस के साथ में जुड़ना है। पिक्चर वैसे ही बन रही है अभी, लेकिन किरदार बदल रहे हैं। जो मजमून है, देवदास 3 तरह से फिल्माया गया है, कभी किसी अंदाज से, कभी कौन था इसका अभिनेता, कभी कौन रहा। तो मजमून जो देवदास का है वो सारा वही है। आज जो तस्वीर सामने आप देख रहे हैं, मिसेस गांधी की जगह रिप्लेस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये कहना आज के जो एक चर्चा का विषय है उसमें यह कहना है कि नरेंद्र मोदी मिसेस गांधी को रिप्लेस कर रहे हैं और उनके खिलाफ उस वक्त के जो दौर के नेता थे विपक्ष के, वो एकजुट हुए कि इंदिरा जी की हठधर्मिता थी। इंदिरा जी एक सहजता के साथ में नहीं, जैसे कांग्रेस इज इंदिरा, इंदिरा इज कांग्रेस का जो एक स्लोगन चल गया था, वही बात नरेंद्र मोदी जी के लिए अभी ओम सैनी साहब कह रहे थे कि स्थितियां बदल गई हैं। अटल अडवाणी वाली बीजेपी नहीं बची है, अब बीजेपी इज अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह इज बीजेपी। वो एक स्लोगन चल गया। तो मैंने जैसे कहा ना कि समय का चक्र घूम रहा है, योगेंद्र जी, वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर रूप से सर्वसम्मति से बनाए जाते हैं, एक परंपरा से नहीं कि उत्तराधिकारी के रूप में बना दिया। ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी बनते गए या जो प्रधानमंत्री बन गए वो उत्तराधिकारी के रूप में अमूमन बनते गए और बाकी जो बने वो गठबंधन से बने और ऐसी परिस्थिति बने जहां उनका बनना संभव नहीं था। तो इस तरह की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और रही बात कर्नाटक की, जो माननीय ओम सैनी साहब ने एक बात कही बहुत महत्वपूर्ण रूप से कि कर्नाटक पहली सीढ़ी नहीं अंतिम सीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, जहां कर्नाटक एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां सोनिया गांधी जी ने अपने आप को महफूज नहीं किया तो उन्होंने वहां से बेलारी से चुनाव लड़ा। जब इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को लगाया कि जनादेश खत्म सा होने लग रहा है तो उन्होंने भी वहां चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा। आप देखिए कांग्रेस की
महत्वपूर्ण जगह कर्नाटक मानी जाती है, जहां भी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 104 सीट के रूप में मिला। यह अलग बात है कि 14 सीटों पे हम उतने मतों से आ रहे हैं जितने मत नाटो में चल गए। तो उस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि जनादेश की बात या गठबंधन के लिए कोई प्रेशर लगाया जा रहा है। जनादेश और जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। चलिए, यह एक चौंकाने वाली तस्वीर और दिखाई दे रही होगी आपको, जो धर्मवीर चंदेल जी से मैं बात करना चाहूंगा उसमें। यह तस्वीर है चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के घटक दलों में एक मजबूत स्तंभ के रूप में रहे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू यहां पहुंचे हैं क्योंकि बीजेपी ने इसका बाइकआउट किया था कि हम नहीं जाएंगे वहां पे, और बाकायदा यह कहा गया था कि 3 महीने की सरकार है, गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी हुई है। गैर लोकतांत्रिक तो समझ में नहीं बैठती है बात, सरकार कितने टाइम चलेगी यह भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन तरीका तो लोकतांत्रिक ही है कि जो बनाया गया है। और नया अजूबा कुछ भी नहीं है कर्नाटक में कि पहले मर्तबा ऐसा कुछ बनाया कि अलायंस बना करके सरकार बना रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, एक दूसरे को चुनाव के दरमियान जम करके उनके लिए गड्ढे खोदे गए हो, नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो, हमले बोले हो और उसके बाद में सरकार बनी हो। ऐसा भी पहली बार नहीं हो रहा, कई मर्तबा ऐसा मुल्क में हुआ है कि ऐसी स्थितियां बनी है और बाद में एक दूसरे को गले लगा लिया है। खैर, राजनीति है, परिस्थिति के वजह से। ऐसे में नेताओं को कम से कम इससे एक सबक तो लेना चाहिए कि इतना बोले हम मन से कि एक दूसरे से वक्त पड़ने पे आंखें तो मिला सकें, गले नहीं लगे तो कम से कम नजरों तो एक स्माइल पास कर सके। लेकिन खैर चलिए, पॉलिटिशियन है, समझे हुए खिलाड़ी है, सब जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू को यहां उपस्थिति देखना, क्योंकि यह मेरा जो सवाल आपसे इस नाते है कि 282 लोकसभा सीट जीती थी 2014 में भाजपा ने, 10 सीटें कम हुई हैं पिछले 4 साल के अंदर बाई इलेक्शन में, तो शायद 10 या 11 कम हुई है, 271 सीटें हैं। तो यानी कि जो क्लियर मेजोरिटी है उससे डाउन चली गई है बीजेपी। बेशक आप एनडीए की सरकार आज कह सकते हैं क्लियर मेजोरिटी के साथ में, पहले भी एनडीए की सरकार कहलाती थी, लेकिन एक कहा यह जाता था कि भाजपा अपने बूते पे सरकार में है। लेकिन आज ये बात नहीं कही जा सकती कि भाजपा अपने बूते में आज के दिन में सरकार में काबिज है, क्योंकि आपके सहयोगियों की वजह से आप काबिज हैं। चंद्रबाबू नायडू एक मजबूत कड़ी के रूप में बीजेपी के साथ में रहे, और वो इस मंच पे जाने का मतलब यह है, जो गर्मजोशी से सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी या दूसरे नेता हो, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो तस्वीर थोड़ी बदलती है। तो कितना सहज होगा बीजेपी के लिए आने वाला वक्त? मैं कहूंगा योगेंद्र जी कि जो कर्नाटका का चुनाव था और जो चुनाव परिणाम आए, उस चुनाव परिणाम ने पूरे विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद कर दिया। हालांकि अखबारों में, मीडिया में आता था कि विपक्ष एकजुट होने जा रहा है, प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, लेकिन कर्नाटका के परिणाम और वहां राज्यपाल द्वारा उनको नामित करना, मुख्यमंत्री की शपथ दिलाना, उस घटनाक्रम ने पूरे विपक्ष को एक साथ एकजुट कर दिया। और उसकी परिणति हमने आज शपथ ग्रहण समारोह में देखी, किस प्रकार दूर दराज से सब लोग वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, जो एनडीए में जो लोग शामिल थे उन्होंने भी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुझे याद आता है कि 84 में जब इंदिरा की हत्या हुई थी, इंदिरा जी की हत्या के बाद बीजेपी केवल 2 सीट जीत पाई थी। ऐसी स्थिति में जो तेलुगु देशम पार्टी थी एनटी रामाराव साहब की, उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई थी लोकसभा में। हालांकि जिस प्रकार छोटे दल, क्षेत्रीय दल एकजुट हो रहे हैं, ये अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में देखता हूं कि लोकतंत्र के समक्ष छोटे दल बड़े ही हानिकारक होते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड होती है, उनकी आवश्यकताएं होती हैं। यदि उनकी आवश्यकताएं जब पूरी नहीं की जाती तो वो केंद्र सरकार पर समर्थन वापस लेने का प्रयास करती है, धमकी देती है। ऐसा हम देखते हैं कि एनडीए अभी सरकार थी यूपीए की, यूपीए पार्ट 2 में जितने भी घोटाले हुए, मैक्सिमम घोटाले वो तमिलनाडु से आने वाली पार्टी के लोगों ने किए, चाहे ए राजा हो, कन्नी मोजी हो। वो किसी नेशनल पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे, नेशनल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, वो चुन के आते थे तमिलनाडु से। ऐसे में घाटा हो गया एक नेशनल पार्टी को। यदि हम पूरे पिक्चर को देखते हैं, इस देश में जो घटनाक्रम चला, अन्ना की जो आंधी चली, उसके बाद जिस तरह बीजेपी को लाभ मिला, पूरे देश में जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि पूरी भ्रष्ट सरकार है, यदि उन भ्रष्टाचारियों के चेहरे खोजने का प्रयास करेंगे तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो छोटे छोटे दलों से आए थे, वो नेशनल पार्टी के लोग नहीं थे। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि यदि नेशनल पार्टी की बजाय छोटी पार्टी सत्ता में आएगी, उनके सहयोग से आएगी, तो उससे लोकतंत्र के समक्ष कहीं न कहीं
चुनौती का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रही बात तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की, चंद्रबाबू नायडू का काफी दिनों से आपस में विवाद चल रहा था, मीडिया के माध्यम से खबरें आती थी, उन्होंने अपने मंत्री को भी निर्देश दिए थे। तो ये सब वही ये चेक एंड बैलेंस वाला मामला है कि हमारी आप डिमांड पूरी कीजिए वरना हम आपको देख लेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। हालांकि अभी तक तो इनके पास बहुमत है, लेकिन कैराना में आने वाले समय में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, यदि वो सीट बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, यदि वो सीट बीजेपी के पाले से निकल जाती है तो निश्चित रूप से योगेंद्र जी आपने सही फरमाया है कि जो बीजेपी है, शुद्ध रूप से बीजेपी, वो अल्पमत में आ जाएगी, उनको अपने साथियों की नितांत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो 272 का जो मैजिक आंकड़ा है वो कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में तो इनका ठीक है कि जितने भी छोटे मोटे दल हैं, जो एक एनडीए का जो आकार लिया हुआ है उस आकार में तो सरकार चलेगी। तो ऐसे में ये देखा जाना चाहिए कि छोटे दलों को कितना तवज्जो दी जानी चाहिए। हाँ, खैर ये बात सही है कि कई बार समीक्षक इस बात को लिखते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का अपना एक अलग एजेंडा होता है, नेशनल जो पार्टियां हैं उनका अपना एक अलग एजेंडा होता है, और ऐसे में देश की राजनीति की कई मरतबा तस्वीर जो बदली है गठबंधन में, एक ये बात तो सही है कि प्रेशर में आना पड़ता है। जो अलायंस का लीडर है वो बीजेपी अगर एनडीए में है तो बीजेपी को आना पड़ेगा, और अगर कांग्रेस यूपीए में है तो कांग्रेस को आना पड़ेगा, और कई बार ऐसा होता है, सरकार टूटने का खतरा रहता है। उनका अपना एक एजेंडा होता है कि अपनी रीजनल पार्टी को भी चमकाना है वहां अपना एक। हाँ जी, मैं इसमें एक ये बात और कहूंगा कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका जो सोचने का अंदाज है वो राष्ट्रीय होता है। उसको अंडमान निकोबार के लिए भी सोचना है, उसको उत्तर प्रदेश के लिए भी सोचना है, असम के लिए भी सोचना है और तमिलनाडु के लिए भी सोचना है। लेकिन जो छोटी रीजनल पार्टी है उसे सिर्फ अपने स्टेट के लिए सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। आसोपा साहब हमारे साथ में है। आसोपा साहब, ये तस्वीर जो है बनी है और बनने के पीछे मुझे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं लगती कि किसी की कवायद की हुई है। ये कह सकता हूं कि एक समय का एक ऐसा संयोग बना है कि विपक्षी एकता को यह लाना पड़ा, और यह बात सही है कि काफी समय से जो बयान आ रहे थे लेकिन कोई मंच ऐसा नहीं मिल पा रहा था, अवसर ऐसा नहीं मिल पा रहा था कि जिसकी वजह से विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो सकें। अब एक मंच भी ऐसा हुआ और एक अवसर भी ऐसा हो गया कि जिसमें किसी ने ना नहीं कहा, जिसको बुलाया गया वही उस मंच पे बड़े खुशी के साथ में दिखाई दे रहा था। भविष्य, लेकिन मैं भविष्य के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य क्या इस मंच का। कि मैं आपको बड़ी होलिस्टिक बात कहूंगा, जितनी पार्टियां आपको इस मंच पे दिखाई दे रही हैं जी, उनमें और इससे पहले जितने भी इस तरह के मंच बने उनमें एक वैचारिक जो विचारधारा का जो प्लेटफॉर्म है उसका बड़ा अंतर था। और मैं ये हमारे धर्मवीर जी और ओम सैनी जी इससे सहमत होंगे, मैं सोचता हूं कि 67 लीजिए, 77 लीजिए, 89 लीजिए, इन तीनों के अंदर जनसंघ का जो भूमिका थी, तत्कालीन जनसंघ किसी भी रूप में हो, भाजपा हो या कुछ भी हो, उसकी भूमिका, स्वतंत्र पार्टी उसमें साथ है, राम राज्य परिषद साथ है, सोशलिस्ट पार्टी के विभिन्न रूप उसमें साथ हैं, वीपी सिंह वाले में सीपीएम बाहर से है, बीजेपी बाहर से है, वो एक वैचारिक रूप से वो नहीं था। ये बात अलग है कि रीजनल पार्टियों का जो उदय हुआ, जिन कारणों से भी हुआ, कांग्रेस को भी उसमें समय समय पर, जो भी हमारी पार्टी है चाहे वो, कांग्रेस की भूमिका किस रूप में, किन नेताओं ने क्या रहा, उनकी महत्वाकांक्षाएं जगी। लेकिन अब जो लोग एक दिखाई दे रहे हैं आपको, वो वैचारिक रूप से सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, और जो मूलतः कांग्रेस की ले लीजिए या इन दलों के ले लीजिए, इकोनॉमी को लेकर जो विचारधारा है वो बिल्कुल ट्रिकल डाउन के साथ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट साइफनिंग ऑफ द रेवेन्यू, वो विचारधारा का बेसिक डिफरेंस है एक। और आप ये ठीक है, ये परिवारवाद और ये कहते रहते हैं, मैं उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। मूलतः आप ये देखेंगे कि इन सभी पार्टियों का जो, चाहे वो मुलायम सिंह जी का सपा को लोग पारिवारिक कहें वो कहें, पर पार्टियों जनरल जो मोडस ऑपरेंडी है वो आपको डेमोक्रेटिक नजर आएगी। और आज की जो भाजपा है, जिसका ओम सैनी साहब ने जो रूप बताया, वो ये सोमानी जी माने या न माने, मोदी और शाह की ग्रिप में है ये पूरी भाजपा। और एक तरह भाजपा नहीं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो देश का कर रहे हैं। मैं आपको टोका नहीं, भाजपा अकेले के लिए नहीं, बड़ी अच्छा विश्लेषणात्मक चर्चा हो रही है, उसको होने दीजिए। करिए होने दीजिए, बहुत अच्छी बात कर रहा हूं। जगरण में है पूरा देश, और वो देखिए वो इस सीमा तक है कि आज पेट्रोल पंप कहीं खड़े हो रही है, हर आदमी मोदी और शाह को गाली निकाल रहा है।
हर आदमी कहीं जाए। अरे आप कोई आंदोलन को ऐसा बताइए, आप कांग्रेस क्या कर रही है, कहाँ निकाल रहा है कोई, उस पर पेट्रोल पंप पे हर किसान, हर बेरोजगार, हर माँ बहन युवा, हर आदमी पेट्रोल पंप पे गाली निकाल रहा है। मोदी शाह भाजपा का नाम ही नहीं ले रहे। ये वोट देने कहाँ से आ रहे हैं? 104 से जा रही है। अब मैं इसी पर बाजी, ये कौन वोट देने आ रहे हैं लोग? अब इस प्लेटफॉर्म की मैं मतदाता कहाँ से आ रहे हैं? सर प्लीज बताइए मैं बिल्कुल इसमें विश्वास नहीं करता। ये प्लेटफॉर्म क्यों बना, इसकी बड़ी भूमिका है। क्या है कि लगातार ये भाजपा का ओवरऑल वोट प्रतिशत अपन चर्चा कर रहे थे 31% पूरे देश में था, लेकिन सीटें 282 क्यों आई? क्योंकि हिंदी पट्टी साफ हो गई, विपक्ष की हिंदी पट्टी साफ हो गई गुजरात और बाड़मेर से लेकर के लगभग आसाम तक। अब हिंदी पट्टी में पिछले दिनों जितने उपचुनाव हुए, अजमेर से लेकर के गोरखपुर तक, वहां भाजपा साफ हो गई। तो इसलिए ये मोमेंटम बना और कर्नाटक ने उसमें रिएजेंट का काम किया कि भाई ये आप प्रेसिपिटेट करो और सब एक हो जाओ, क्योंकि आपकी विचारधारा एक है, आपकी सोच एक है, अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको आप एक बार सेटल डाउन करो और देश हित में इन दोनों की तानाशाही। यहाँ एक बात जानना चाह रहा हूँ, यहाँ भाजपा से बचाव का उद्देश्य नहीं है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मैं ये बात सही है आपकी कि देखिए इसके लिए किसी ने कोशिश नहीं की थी, कोई कोशिश नहीं थी। ये एक इत्तेफाक कहें इसको कि कुछ ऐसा बैठ गया, क्योंकि ये बात सही है कि इस वक्त में एक एक करके जहां पे राजनीतिक दलों से सरकारें जा रही हैं, वो निश्चित रूप से बड़े ये कहें कि उस जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल अब इससे बाहर निकलने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और ये मैंने कहा ना कि सब समय का एक पहिया जो है घूमता रहता है, ये घूम रहा है, तस्वीर बदल रही है, लेकिन उस पूरी स्क्रिप्ट का मजमून एक ही है जो पहले देख चुके हैं सब। अब हालात बदल रहे हैं थोड़े। और आपने जो बात कहा कि मोदी साहब और अमित शाह साहब से, मोदी जी और अमित शाह का इश्यू नहीं है, यहां पे सबसे बड़ा इश्यू यह है कि अपना वजूद बचाने की एक लड़ाई कही है इसको, कि हर राजनीतिक दल को अपना वजूद भी बचाना है। 2019 सामने दिखाई दे रहा है, अगर 2019 में आप अगर इस तरह से लड़ते रहे सब तो ये बिखर जाएगा, और अगर आप बने रहेंगे तो मुकाबला ठीक होगा। तो ये तस्वीर जो बन रही है, मैं कहूंगा कि एक वजूद बचाने की भी अपनी एक तस्वीर कह सकते हैं इसको। हर राजनीतिक दल अपना आंकड़ा बचाना चाहता है, अपना रेस्पेक्ट बचाना चाहता है। राजनीतिक रेस्पेक्ट तो किसी की कमी नहीं है। आज अखिलेश यादव अखिलेश जी लोग कहेंगे, एक्स सीएम रहेंगे ही, मायावती जी एक्स सीएम रहेंगी, लेकिन एक पॉलिटिकली जो आपका रेस्पेक्ट है उसे बचाने के लिए चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात कर रहे हैं कर्नाटक का वो स्टेज जिस पर विपक्ष से एकता की झलक दिखाई दे रही है। ये एकता की झलक क्यों इस वक्त के लिए नहीं है, ये 2019 की है। खैर मैं इस वक्त इतना ही बात कहना चाहूंगा कि बाराती सज चुके हैं, दूल्हा कौन होगा और दूल्हे के लिए क्या पूरे बाराती उसी दूल्हे के लिए तैयार होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। चलो एक बार फिर मैं मुखातिब हूंगा ओम सैनी साहब से। ओम जी देखिए, बारातियों के चेहरे पे खुशी है, ये इस नाते मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि सीधी बात, एक सपाट बात है, ये समझ में आ सके उस वक्त का अलायंस कौन नेता होगा, क्योंकि महत्वाकांक्षा की बात है। देखिए राजनीतिक दलों में महत्वाकांक्षा की बात है कि महत्वाकांक्षाएं जागृत होती हैं, और इसमें कोई बात भी नहीं है कि आप सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अगर ऐसा अवसर बनता है तो कौन बनकर के आता है, क्या उस पर सबकी सहमति होगी। आज पिक्चर बाकी है, आज ट्रेलर बिल्कुल सही है, बहुत मजेदार ट्रेलर भी दिख रहा है, और कई बार प्रोड्यूसर ट्रेलर से कमा जाते हैं कि हाँ काम सही है, तो मतदाता के सामने एक मैसेज तो जा सकता है कि मोदी जी को घेरने के लिए एक तस्वीर सामने बन रही है। शरद पवार भी दिख रहे हैं, ममता बनर्जी भी दिख रही हैं, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू, ये सब लोग दिखाई तो दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तस्वीर बन रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जो आएगी, एक महत्वाकांक्षा का, जैसे मैंने जिक्र किया, क्या वास्तव में उस महत्वाकांक्षा को कोई पीने की कोशिश करेगा, बड़प्पन दिखाएगा। बड़प्पन की आवश्यकता होगी, बड़प्पन कौन दिखाएगा। देखिए कुल मिलाकर के इसमें इस गठबंधन में जो संकट का विषय बना हुआ है वो यही है कि नेतृत्व कौन करेगा। ये तो ठीक है कि आप हासिल करने के बाद में सब कुछ बांट लेंगे, लेकिन हासिल करने से पहले नेतृत्व कौन करेगा। और इसीलिए मुझे भी लगता है कि मिसेस गांधी जिस तरीके से आगे आई हैं, देखिए राहुल गांधी की परिपक्वता में कोई शक नहीं है। राहुल गांधी इस देश की जो
65% युवा शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी जुबान में भी जिस तरह की परिपक्वता अब इस पर स्थापित होने लगी है, और जैसी विनम्रता उनके बॉडी लैंग्वेज में पैदा हुई है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी यही कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि ये जेडीएस तो बी टीम नजर आती है बीजेपी की, लेकिन उसके बाद में जो तेजी के साथ में परिवर्तन किया है, जो संवाद किए हैं और मिसेस गांधी के माध्यम से संवाद हुए हैं, और दूसरा जो मेच्योर लोगों को, सीताराम येचुरी जैसे लोगों को संवाद करने के लिए, देवगौड़ा के साथ में बात करने के लिए, ममता जैसे लोगों को बात करने के लिए एकत्रित करके, और एक जो परेशानी है वो यही है कि ये जो वरिष्ठ नेता हैं विभिन्न दलों के, उनको लगता है कि राहुल गांधी उनके सामने अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन एक पार्टी का अध्यक्ष होने के साथ में और एक सपोर्टिंग जो चेहरा जो साथ में आ गया है वो सोनिया जी का है। उसकी वजह से मेरे को लगता है कि वो जो ईगो वाला सवाल है वो समाप्त हो जाएगा, और इसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर ये लोग बना लेते हैं तो बड़ी आसानी से ये पूरे देश के अंदर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। हर दल ये चाहता है। देखिए, हमारे राज्यों की जो रीजनल पार्टीज हैं उनका लक्ष्य यह है कि उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने की बात उनके जो राष्ट्रीय जो दल बनता है, जैसे एनडीए बना, जैसे यूपीए बना, उसी तरीके से चीजें अगर हो जाए तो उसके बाद में कोई संकट नहीं होगा। सोनिया गांधी अगर आगे रहती हैं और एक संरक्षक के रूप में लगातार इसके अंदर समाहित रहती हैं, वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि राहुल गांधी को कहें कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, आप छोटे हो गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को सपोर्टिंग हैंड देते हुए वरिष्ठ लोगों का जो सम्मान करने का एक स्लोगन राहुल गांधी ने दिया था कि बड़ों का सम्मान और नौजवानों की ऊर्जा का इस्तेमाल, ये वाला सिलसिला चलेगा। ये मेरा ख्याल है कि ये जो इंटरेस्ट ओरिएंटेड जो ग्रुप्स हैं वो एस्टैब्लिश करने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये अपरिपक्व लीडरशिप करार देना चाहते हैं राहुल गांधी की, जबकि मैं नहीं मानता हूं। कालांतर में ये जो मिथ है इसको तोड़ने के लिए सोनिया गांधी आगे आई और साथ साथ में राहुल गांधी चलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आगे बढ़ेंगी। देखिए, जो प्रोमिसेस मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में किए थे, वो चीजें सब जागृत हो रही हैं। खुद जो जितने भी लोग हैं, जनता है, उसको वो मांगने लगी जवाब कि उनका क्या होगा। और खासतौर से जो ज्वलंत चीजें हैं, मतलब जैसे पेट्रोल का बढ़ता हुआ दाम, डीजल का बढ़ता हुआ दाम, और इनको कंपनियों पे डालने का चाहिए। ये लोग समझते हैं कि कंपनियों पे डालने का कोई मतलब नहीं। कंपनियां क्रिएट की हुई हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, साथ साथ में जो सेस लगता है, वेट लगता है, वो सब पता है। अगर उसको कम कर दिया जाए तो 50% डाउन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सब बातें चलेंगी नहीं। और ये सब चीजें इनके लिए बड़ा माफिक है, इस गठबंधन को लोगों तक ये बात पहुंचाने का। और मुझे लगता है कि इन सब बातों को वो लोग निश्चित रूप से एकजुट होकर के पहुंचाएंगे, जैसे आज एकत्रित हुए हैं। और जिसमें जैसे पवार साहब का अपना ईगो है, ममता जी का अपना ईगो है, मायावती का अपना ईगो है, इनके जो बुजुर्गों के जो ईगो हैं वो माइनस हो जाएंगे सोनिया गांधी के आगे आने से, ऐसा लगता है। अगर ये रहा तब तो रहेगा, अगर कहीं पर इनमें अगर गड़बड़ झाला हुआ तो ये चीजें बिखर जाएंगी, और वो बिखरने नहीं चाहेंगे। क्योंकि देखिए, जब बनने लगता है, बीजेपी के लोग कहना शुरू करेंगे कि भानुमति का कुनबा है और कुनबा कभी इतना लंबा चलता नहीं है, वो स्थितियां आएंगी, आज नहीं तो कल से बोलना शुरू करेंगे। 50 साल से यहाँ ईगो की जो बात आती है, कुछ चीजें साफ दिखाई भी देती हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा इसमें। मैं धर्मवीर जी आपके पास में आना चाहूंगा। महत्वाकांक्षा की तो एक बात आती है कि महत्वाकांक्षा पाले सब बैठते हैं, और जो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आएगा वो दावा करेगा कि मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा बिहार में। क्या वो बड़प्पन लालू यादव लार्जेस्ट पार्टी के होने के बावजूद नीतीश कुमार को उन्होंने मौका दिया, और सभी कह रहे थे कि अब लालू का तुरुप का पत्ता चलेंगे और लालू बेटे को सीएम बनवा सकते हैं, राबड़ी को सीएम बनवा सकते हैं। कि लालू यादव ने जैसे ही रुझान ऊपर चढ़ने लगे, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि आरजेडी सेकंड रोल में रहेगी, बेशक हमारी सीटें ज्यादा हो, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक वो बयान उस वक्त था, क्योंकि लालू को यह चाहिए था कि लालू की सबसे बड़ी पहल थी उस वक्त की कि विपक्ष एकता की हम मिसाल बिहार से कायम करेंगे तो शायद हो सकता पूरे देश भर में मोदी साहब के खिलाफ खड़ी कर सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़ी कर सकते हैं। यहां कुछ एक चीजें मुझे जो दिखाई दे रही हैं, सीताराम येचुरी भी दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी भी दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच, वाम और टीएमसी के। शरद पवार पिछली बार यूपीए 2 और फर्स्ट में साझेदार तो बने, लेकिन चुनाव गठबंधन से नहीं लड़े थे। उस वक्त अपना अपना मंच सबने साधा था। तो यहां जो मायावती और अखिलेश में गठबंधन है, आगे की
उन्होंने एक रुझान भी दे दिया कि हम लोग आगे मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अब भूमिका समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह से ज्यादा अहमियत बन गई है अखिलेश यादव की। और जैसे रिजल्ट वो लेकर के आए हैं अपनी रणनीति के तहत, उसमें परिपक्वता उनकी इस मायने में देख सकते हैं कि जो रिजल्ट बड़े रूप में जहां बीजेपी के गढ़ थे उनको तोड़ने की कोशिश की, तो भरोसा दोनों का बन सकता है। लेकिन और जगह क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार आज कर्नाटका में सब लोग एक मंच पर आए हैं, वो अच्छी बात है कि संयुक्त रूप से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जब इनके क्षेत्रों को हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती व अखिलेश के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। इसी प्रकार आंध्रा में देखते हैं तो तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस में आपस में बड़ा ही विरोधाभास रहा है। इसी प्रकार केजरीवाल को देखते हैं, वो भी वहां थे। तो दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच जबरदस्त विवाद है। अब बात करें पश्चिम बंगाल में, सीताराम येचुरी जी वहां गए, ममता बनर्जी और वाम में जबरदस्त टकराव हुआ है। ऐसा यदि इन घटनाओं को, आज की घटनाओं देखते हैं तो लगता है कि ये सब लोग सत्ता का स्वाद चखने के लिए इन्होंने एक गठजोड़ किया है। लेकिन ये ठीक है, जिस प्रकार की देश में बात चल रही है कि एक विपक्ष भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी में एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। आज इस विपक्ष नहीं है, तो ऐसे में ये सब लोग मिलकर यदि एकजुट होकर काम करते हैं और वो बिना स्वार्थ के लंबा चलता है तो एक सुखद प्रयोग होगा। जबकि अब तक का इतिहास हम ये देखते हैं कि कुछ जैसे 91 में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी अल्पमत वाली सरकार थी और उस अल्पमत को उन्होंने किस प्रकार बहुमत किया हम सबको मालूम है, किस प्रकार का खेल खेला गया। उसके बाद उससे पहले देश में जितने भी विपक्षी दल है उनका सरकार पूरा 5 साल काम नहीं कर पाई। अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी 96 में, 98 में, लेकिन वो भी नहीं चल पाई। फिर 99 में एक ऐसा प्रयोग हुआ कि विपक्ष ने पूरे रूप से समर्थन दिया। जॉर्ज फर्नांडिस उसके एनडीए के कन्वीनर थे, अटल जी जैसे बड़े व्यक्ति थे, और पूरे 5 साल वो गठबंधन चला। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये लोग अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर कुछ देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम कर पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि अब ये लोग कुछ नए प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो देश में घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। अभी एक CSDS एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने एक सर्वे करवाया है। उस सर्वे में मैं हर साल उसका सर्वे देखता हूं। 2015 का सर्वे, 2016 का सर्वे, 2017 का सर्वे, 2018 का सर्वे, यदि हम उन चारों सर्वे का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। इस बार जो सर्वे उनका आया है वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 240 के आसपास सीटें मिलेगी, उसमें 20 ऊपर है, 20 नीचे है। साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि देश के सामने आज विपक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं है जिस पर देश की जनता विश्वास करे। यानी कि दल तो है लेकिन ऐसा नेतृत्व तो नहीं है जिस प्रकार। जी, इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चीज ये है कि जिस तरीके से 1975 में जनता पार्टी का गठन होकर के और इंदिरा जी के ऊपर जो एलिगेशन, हाँ वैसे, तो उसी तरीके से मुद्दा बनाया है नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह की जो लीडरशिप में जो फासिज्म और सांप्रदायिक माहौल है, उसको सारे दलों ने स्वीकार कर लिया कि फासिज्म और सांप्रदायिक माहौल का और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जो नष्ट करने का प्रक्रिया है, उसको रोकने के लिए वो अपने आप को एकजुट करना चाहते हैं। यही एक बुनियाद है जिसपे सारे विपक्ष को खड़ा किया जा रहा है। तो इस बुनियाद में आपके पास में कोई दूसरा विवाद रहता नहीं है। तो ये बुनियादी रूप से सारी चीजों को जोड़ने के लिए इनके पास में इसी के माध्यम से वो आगे चलाना चाहते हैं, और इसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं इसका एक उदाहरण कर्नाटक के आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से लोग एकत्रित हुए हैं, यही आपको हर राज्य में देखने को मिलेगा। और ये सेक्रीफाइस करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि फासिज्म और सांप्रदायिकता ये दो शब्द इस्तेमाल कर। मैं यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, हम एक चर्चा कर रहे हैं, ये अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन आज मैं ओम जी और धर्मवीर जी दोनों से चाहूंगा, क्या इन सब परिस्थितियों में नीतीश कुमार थोड़े ठगे हुए महसूस कर रहे होंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके की बात कही थी, मुझे समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार जैसा परिपक्व आदमी जो लालू के साथ में चलते रहे और बिहार और केंद्र की राजनीति में रहे, उन्होंने उस वक्त भी जब बीजेपी को ज्वाइन किया तब भी उन्होंने कहा कि बीजेपी हर जगह जीतेगी, और ये इस तरह की भाषा मेरा ख्याल है कि पुराने समाजवादियों की रही नहीं।
नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंस बीजेपी के साथ में उनका बढ़ता जा रहा है, वो ये है कि असम में वो दोनों नागरिकता वाला जो इश्यू चल रहा है उसको लेकर के टर्न अब उनकी साख ना रही, उनके किसी भी धर्मेंद्र जी इस अवसर पे नीतीश होते तो एक महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकते थे। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि नीतीश जी आज होते तो एक विपक्ष के पास एक बड़ा मजबूत नेता हो सकता था। यदि हम 1975 को देखें, आपातकाल के तुरंत बाद का दौर देखते हैं, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्तित्व था जिसके नेतृत्व में जितने भी विपक्षी दल थे सब एक छत के नीचे आ गए। फिर दौर आया 89 का, उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे बड़े नेता थे, तो लोगों को लगा कि ये व्यक्ति हमारा समय बदल देगा और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, बोफोर्स में जिन्होंने दलाली खाई, उनके नाम सब ओपन आ जाएंगे। तो उस बड़े व्यक्तित्व के पीछे जितने विपक्षी दल थे उन्होंने अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर उनके झंडे के तले एक हो गए। लेकिन आज जो CSDS कह रहा है, उनका यह कहना है कि ऐसा कोई नेता नहीं है, लोग चाहते हैं, नेता चाहते हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां है वो चाहती है कि हम एकजुट आ जाएं, मायावती को लें या, लेकिन एक नेशनल इमेज को एक कायम रखा हुआ को ऐसे एक लीडरशिप सामने नहीं दिखाई दे रही है कि जिसपे एक भरोसा करके ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि नेताओं, जैसा कि आपने बताया कि नीतीश कुमार एक नेता हो सकते थे, इसमें वो संदेह नहीं है। नीतीश कुमार का अब तक का जो व्यक्तित्व रहा है बड़ा शानदार रहा है, समाजवादी विचार से निकल के आए हैं और एक ना सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तरी भारत में उनका बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने पलटी मारी है, एक बड़ा भविष्य हो सकता था उनका और पूरे विपक्ष उनके झंडे के तले हो सकता था। लेकिन उनके जाने से अब मुझे लगता है कि उसमें शून्यता है, वर्तमान समय में शून्यता है। देखिए, अभी कांग्रेस की भूमिका पे डिपेंड करेगा और जैसे ओम जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि लीडरशिप नेशनल पार्टी की होगी और कांग्रेस आज भी राज्यों में उनका एक बड़ा नेटवर्क है। जब अलायंस होगा तो उस दरमियान अगर ज्यादा सीटें आ सकती, क्योंकि देखिए आज रीजनल पार्टीज के चेहरे हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी है, उत्तर प्रदेश में अपना उनका एक वजूद है, बड़ा वजूद है, समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ करके वो वहां एक मजबूती से हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में हर राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, तो वहां से जब अगर ऐसा होगा, मैं एक भविष्य की हम बात कर रहे हैं कि जो तस्वीर दिखाई दे रही है कि क्या भविष्य होगा, बीजेपी भी इतनी कमजोर नहीं होगी क्योंकि ये सारी चीजें भाप करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह चल रहे हैं। अब बीजेपी की कम चर्चा, चलिए दोनों देखिए, रणनीति का हिस्सा वही है, रणनीति उन्हीं को बनानी है, चेहरे वही है। और जैसे चर्चाएं भी आ रही हैं, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं चेहरा नरेंद्र मोदी के नाम पर ही आज भी वोट ले, बीजेपी जब रिस्क उठा सकती है तो अपने नेता को बुलाने की भी कोशिश करेगी। तो इतना कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि अभी चेहरे रीजनल पार्टीज के सामने आ रहे हैं जो अलायंस में बनने जा रहा है कि नया होगा क्या होगा। लेकिन 19 तक की तस्वीर बनी रह सकती है। वजह साफ है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि हमें अपना वजूद बचाए रखना है, हमारी पॉलिटिकल रेपुटेशन है उसे कायम रखनी है तो इस अलायंस को आपको बना के रखना होगा और रोचक मुकाबला बन सकता है। भविष्य क्या होगा ये तो देखिए, भविष्य का किसी को पता नहीं है कि कौन क्या कर सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर जरूर बनती दिखाई दे रही है कि मोदी जी को, अमित शाह को घेरने के लिए हमें इस रूट लाइन पे बनना होगा, चलना होगा। चलिए एक बार वापस मैं आना चाहूंगा आसोपा साहब आपके पास में। आसोपा साहब देखिए, यहां एक लीडरशिप का एक सवाल खड़ा हो रहा है। धर्मवीर जी ने कहा कि हम कुछ सर्वे जो आ रहे हैं सामने उनके एक लीडरशिप की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि जो चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें कोई लीडरशिप का अभाव है? आपने जयप्रकाश नारायण जी की बात कही है, वो दौर डिफरेंट था, निकल गया, बहुत पहले भी कह चुका कि विचारधाराओं में समानता नहीं थी, सारे बेमेल थे। वो केवल कांग्रेस के विरोध और अलग अलग मुद्दे उठा करके उस पर सारा चला। लेकिन 2004 को आप देखिए, कोई भी कॉमन रीएजेंट नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था। इंडिया शाइनिंग टॉप पे थी, प्रमोद महाजन जैसे जिनके बारे में ये था कि वो बड़े मैनिपुलेटर हैं, और अमित शाह जैसे वो तानाशाह भी नहीं है, और वाजपेयी जी की बड़ी अच्छी इमेज थी, लेकिन लोग अंदर अंदर खुश नहीं थे। और 2004 में कोई ऐसा लीडर नहीं था अपोजिशन में कि भाई जो सबको एक, लेकिन यूपीए चेयरपर्सन जो सोनिया गांधी जी हैं उन्होंने एकजुट रखा और वो सामने आपके जिस तरह से उभर के आया, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बीच में अब सीटों का, सुरजीत को कैसे भूलते हैं जो वामपंथी, मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि सीटों का तो 8-9 सीटों का ही अंतर था। वो 182-83 से 136 पे और कांग्रेस 114 से 142-44 पे गई। लेकिन हरिकिशन सिंह सुरजीत जो आपने कहा, या लालू यादव जी हैं, डीएमके हैं, और बाहर से भी समर्थन मिला, ऐसे करके वो एक चीज बनी। क्योंकि लोग उस समय सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी और लोगों में ग्रामीण रोजगार बिल्कुल सिंक कर रहा था, और केवल वो टेलीकम्युनिकेशन के भी जो
प्रमोद महाजन पे आरोप लगे थे नीतियां बदलने के, जगमोहन को हटा करके, और वो जो कार्यवाहक सरकार थी, आप भूलिए मत उन सब चीजों को। ठीक है, सीएजी ने उठाए नहीं उठाए, लेकिन जगमोहन को रातों रात हम नहीं बोल रहे सर, उसी मैं पूरा कर रहा हूं। 2004 की सरकार क्यों आई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जगमोहन संचार मंत्री थे और कार्यवाहक सरकार थी वाजपेयी जी की, और उस कार्यवाहक सरकार में संचार मंत्री बदला प्रमोद महाजन ने, उसमें शेयरिंग बेसिस हटा करके और उसकी नीति बदली संचार टेलीकम्युनिकेशन की, आपकी इसकी स्पेक्ट्रम की। तो वो सब चीजें जब आती हैं, अभी भी वो दौर चल रहा है, लोग खुश नहीं है, अब तो उससे ज्यादा मुखर होकर लोग नाराज हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो ये प्लेटफॉर्म है, जो डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, जो सोशलिस्टिक सोच के लोग हैं, जिनके अंदर फासिज्म बिल्कुल जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो कम्युनल नहीं है, वो सब एक होकर के और एकजुट होकर के, जो आपने ये बात कही, निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि आंध्र प्रदेश में है या अन्य राज्यों में जहां विरोधाभास कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टियों का है, उसको भी कैसे न कैसे जरूर साधेंगे, क्योंकि हमारी जो यूपीए चेयरपर्सन तो आज भी सोनिया गांधी जी है और बहुत लिबरल सोच की हैं, और मुझे लगता है कि देश को एक फासिज्म का जो दौर चल रहा है उससे बाहर निकालने में सब गिव एंड टेक पे करके और आगे बढ़ेंगे। चलिए, चुनौती आपके सामने, सोमानी जी, चुनौती के लिए प्लेटफॉर्म बना है। चुनौती नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी, इस जो सामने आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इनके लिए है, और ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये आपके लिए चुनौती है 2019 के लिए, क्योंकि राज्यों से ज्यादा चिंता 2019 की है। कर्नाटक में जो कुछ वाकया हुआ, वो फिक्र 2019 की थी। सरकार बनाना बीजेपी के लिए एक बड़ी जरूरत हो गई थी वहां पे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर नहीं होती तो ये तस्वीर भी नहीं बनती। देखिए, जनता का काम करना सरकार की पहली चुनौती है। और रही बात ये राजनीतिक जो गठबंधन की, जिस तरह कर्नाटक में हुआ, तो ये जो स्थितियां बनी है कि कांग्रेस ने जेडीएस को सीएम का प्रस्ताव देके और एक गठबंधन बना के सरकार बनाई है। इस तरह का प्रस्ताव न तो इनके एजेंडे में पहले था, न इनका गठबंधन का था कि मुख्यमंत्री की होंगे। जनता के साथ इन्होंने जो अपना चेहरा दिया, उस चेहरा को बदल के और मुख्यमंत्री भी जेडीएस का बना दिया। रही बात दूसरी, आप प्रमोद महाजन साहब की बात कहना चाह रहे थे कि इस वजह से ये सरकार 10 साल तक आपकी कांग्रेस सरकार रही, तो आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि कांग्रेस की सरकार केंद्र से इस तरह से गई कि आज स्थितियां ऐसी हो रही है कि आप किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं तो उसके पहले आपको सेक्टरी पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है। कांग्रेस की स्थिति नहीं है जो एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज इस स्थिति पे आ गई। क्या कार्यकलापों से आसोपा जी आप बोलिए, 2 लाइन मेरी बात सुनिए। आप जिस तरह की अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी 1998 के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बदलने नहीं होते, तो चुनाव आयोग ने एक बात कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले। लगातार कई वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कहा कि साहब ऐसा है कि आपको चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी को, तब चुनाव आयोग ने एक फटकार लगा। आप सुनिए, बात सुनिए, आपका डेलीगेट तरीका नहीं है, आप कुछ तरीके से आगे सुनिए। अरे आप वोट आए थे, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सिंपल सा सवाल है कि मैंने 2 ही बातें कही कि ये जो चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये चुनौती मोदी साहब और अमित शाह साहब के सामने हाथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं सबके, और ये इन चेहरों के सामने ये जोड़ी चुनौती है। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, उस चुनौती की बात करिए आप, चुनौती के लिए, क्योंकि देखिए चुनौती इस नाते मैं आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो गढ़ है बीजेपी के, वो ध्वस्त हुए। केवल इंजीनियरिंग माइंड सारा कुछ, क्योंकि जब अखिलेश को लगा कि मेरे सामने एक बड़ी पारी खेलने का अवसर है, मायावती की उम्र मुझसे ज्यादा है, और अगर हमें मकसद में कामयाब होना है, यह कभी कोई नहीं सोच सकता था कि बीएसपी समाजवादी पार्टी एकजुट भी हो सकती है। वो आगे चले गए, तो ये जो तस्वीरें आगे बन सकती हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव को कोई नहीं कह सकता था कि साथ आ सकते हैं, योगेंद्र जी, वो तस्वीर सामने बनी। मैं यहां पे कहना चाहूंगा आपसे कि जो घेरने का एक मंच बन रहा है, क्योंकि देखिए सीटें कम होती जा रही हैं बीजेपी की। अभी वो आप बेशक कह सकते हैं कि हम एक एक राज्य में कैसे सरकार बना रहे हैं, निश्चित रूप से आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आप राज्यों में सरकार बना रहे हैं। हालांकि असली चुनौती अब आने वाले 3 राज्यों में भी होगी आपकी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी के खाते में जो राज्य गए हैं, वो गए हैं गैर भाजपा शासित राज्य, जहां सरकारें थी, अब है। तो चुनौती से पाटने की बात करिए आप तो, कि इस जो सामने एक तस्वीर जो दिखाई दे रही है,
ये एक बड़ी चुनौती बनेगी आप लोगों के लिए। योगेंद्र जी, भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसमें विपक्ष की महती भूमिका है। और जो लीडर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी माया ममता जी और जो भी लोग वहां हैं, सोनिया जी, राहुल जी, सब वरिष्ठ नेता है। तो वो अपनी बात को कहने के लिए वो कर्नाटक में भरसक प्रयास भी किया है एक गठबंधन के रूप में। और जो स्थितियां सामने है, यूपी में भी जिस तरह गठबंधन है वो भी आप देख रहे हैं। पर हम विचारधारा की लड़ाई और जनता के प्रति काम की सुनिश्चितता को करके लड़ाई, बजाय ये नहीं कि सांप्रदायिकता की ताकतों का वो लगाएं, आप किसी पर्टिकुलर उस पर कहें और फिर आप ये कहना चाहें जैसा ओम सैनी साहब ने कहा। आपको कहां चले गए? अरे आप खुद कह रहे हैं, अभी आप आसोबाजी जिन्ना की बात, आप पुरानी बात आप नहीं कर रहे थे, आपने एक पुराने आप सुनना नहीं चाहते आप जब आप जयप्रकाश नारायण जी की बात जी ने जो बात कही वो सुनिए आप। जयप्रकाश जो नारायण जी आंदोलन जब 12 जून को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो माननीय इंदिरा गांधी जी को इस तरह का लगा कि 25 जून को जब इमरजेंसी लगाई सर मेरे हाउस में मिलाई। आप सुनिए उनकी बात। चुनौती आपके सामने, मैं उसका जवाब मांग रहा हूं आपसे। इस प्रकार की जो योगेंद्र जी आप कहना चाह रहे हैं, ये चुनौती मंच की चुनौती है, जनादेश की चुनौती जो 104 सीटों की है वो आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से सरकार अरे 19% वोट मिले थे पूर्व में भाजपा को, वहां 40 सीटें थी, वो 19% आसुबाजी वो ग्रोथ हुई है, वोट बैंक में 19% से बढ़ के 36-37% हो गई। आप कांग्रेस की स्थिति हमें देखिए, आप 2008 में आगे तो लोग जाके आ गए, आपके प्रधानमंत्री जाके आ गए, हमारों की जब पार्टी आसोपाजी जब पार्टी होती है तो व्यवस्थित होती है। मोदी साहब वहीं बैठे रहे, शाह साहब बैठे रहे, 110 से 104। पहली बार ऐसा एक संवैधानिक पद पे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शब्दों का आप जो उल्लेख कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि राजनीति का इतना गिरता हुआ स्तर आज तक देश की जनता ने देखा नहीं होगा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के नीचे आज पहली बार मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। चलिए जनता हर बात माननीय प्रधानमंत्री ने लगाई, ये एक संवैधानिक। चलिए ये तो अपने जवाब दे रहे हैं कि चुनौती नहीं है, हम देखते हैं अपनी बातों पे ऊपर हैं कि, लेकिन क्या वास्तव में ये चुनौती सबसे बड़ी? तो 2 चुनौतियां आपके सामने, एक तो आप लोगों को सबको बनाए रखना और दूसरी चुनौती नरेंद्र मोदी, अमित शाह। चुनौतियां इसमें कोई संदेह नहीं है, सामने बीजेपी है, जिस सरकार से आप लड़ना जा रहे हैं वो चुनौती आपके सामने, दोहरी चुनौती आप लोगों के सामने। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि सोनिया गांधी जी हमारी यूपी के चेयरपर्सन है, शी इज वेरी लिबरल। वो देश का हित सर्वोपरि है उनके लिए, और वो किस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर जितने ये अनुभवी नेता हैं वो भी देश हित को सर्वोपरि रखने वाले लोग हैं। कोई न कोई इस तरीके का सामंजस्य बैठेगा जिसमें बिना विरोधाभास हुए, बिना किसी के तनाव हुए ऐसा सर्वमान्य हल निकलेगा, जिससे कि मोदी और शाह की जो तानाशाही है और जो बीजेपी के कम्युनल फेस है और जो इस तरह से अपॉर्चुनिटी ये लेते हैं, इलेक्शन आते हैं तब एक कम्युनल एंगल से लोगों को डरा। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा आपको। तो चलिए हमने बात की विपक्ष एकता की तस्वीर कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिली है, लेकिन ये देखिए कुछ मैंने कहा ना आपको कि समय का चक्र है और कब क्या परिस्थितियां बनना शुरू हो। चुनाव से पहले कुमारस्वामी और कांग्रेस दोनों के बीच जमकर के तलवारें खिंची हुई थी। कुमारस्वामी यानी कि जनता दल एस को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज गले मिले में हैं। तो हालात बदलते हैं, राजनीति में समय बदलता है, और अब इस समय इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएगा। मुझे लगता नहीं है कि किसी ने चुनाव के दरमियान ये सोचा भी होगा कि ये हालात भी बन सकते, तस्वीर बन सकती है, क्योंकि विपक्ष एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने की इच्छा तो जाहिर बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन उसकी पहल कहां हो, कौन उसकी पहल करे, कैसे की जाए। सोनिया गांधी ने डिनर भी दिया, लेकिन उसमें यह तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। जो चेहरे अब दिखाई दे रहे हैं वो डिनर में भी नहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग आए थे, कुछ नहीं आए थे, लेकिन अभी ऐसे मंच पे आए। अभी भी चुनौतियां होंगी, कांग्रेस के सामने भी होंगी, या विपक्ष की एकता की जो बात कर रहे हैं लोग उनके सामने भी होगी। जैसे हमने कहा कि कई राज्यों में एक दूसरे के स्वार्थ टकराएंगे, स्वार्थ टकराते हैं या महत्वाकांक्षाएं अति होती है तो ही हालात बिगड़ते हैं। खैर देखना होगा कि अब ये टेम्पो कैसे बनाए रखते हैं मोदी, अमित शाह दोनों के सामने चुनौती ये विपक्ष की तस्वीर होगी और विपक्ष के सामने उनकी जोड़ी होगी। दोहरी चुनौती विपक्ष के सामने होगी कि सारा एक तो कुनबा बनाए के रखना और दूसरी बात उनको चुनौती देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबरों बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।